अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियोस जो है आपकी की नॉलेज के लिए, आपकी की अवेयरनेस के लिए दी जाती है, ताकि आप जो है भरपूर तरीके से काम कर सके और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो इसके लिए बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ सेशन में जो मेहमान मौजूद है उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के रिसर्चर हैं, सीनियर रिसर्चर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फवाद बसीर साहब की, और उनसे हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। और उनके साथ ही साथ आज हमारे साथ जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं और जो है उनके भी सवालात होंगे। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। और सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर सबसे पहले तो मैं जो है स्टार्ट में आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा कि आज हम जो है बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो है बातें चलती रहती हैं। इंटरेस्ट रेट अभी जो हमारा आया काफ़ी जो है उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ, कम हुआ। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त हम देख रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही थी। अभी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है, तब तो बैंकिंग सेक्टर बूम में होता है। लेकिन जब जो है बैंक अभी इंटरेस्ट रेट कम भी हुआ है, तो क्या बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस भी में हम अभी भी उतनी ही देख रहे हैं कि उनकी एक्टिविटी उतनी ही भरपूर है और स्ट्रॉन्ग इस वक्त पोजीशन है? तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि एक माइंड सेट होता है कि हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस में कमी है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज सैयद फवाद बसीर। आई एम द हेड ऑफ रिसर्च एट केएसबी सिक्योरिटीज कराची। देखिए बात असूलन बिल्कुल सही है कि इंटरेस्ट रेट एक की एलिमेंट होता है जिसके तहत बैंक अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस करता है, और ऊपर जाने से उनकी अर्निंग्स इंक्रीज होती है, नीचे जाने से अर्निंग उनकी थोड़ी डिक्रीज होती है। इंटरनेशनली ये फिनोमेना काफ़ी सिग्निफिकेंट और कोरिलेट करता है, बट पाकिस्तान की केस में ये थोड़ा सा इनवर्स रिलेशन है इसका। रीज़न बीइंग कि देखें हमारी बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े कस्टमर जो है हमारी गवर्नमेंट है, तो हमारी गवर्नमेंट की रिलायंस ऑन द बैंकिंग सेक्टर इज़ ह्यूज। जितने भी आप बैंक की इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ गवर्नमेंट पेपर के अंदर होती है, जो कि आपके पीआईबीज होते हैं, जो टी बिल्स होते हैं, फ्लोटर पीआईबीज, फिक्स पीआईबीज और टी बिल्स 3 मंथ 6 मंथ्स। अब ये जो होते हैं इनकी जो मैच्योरिटी रेंज होती है, पहले एक ज़माने में पीआईबीज यूज्ड टू बी ऑन फॉर अ लॉन्गर सेगमेंट, बट अब जब से ये फ्लोटर पीआईबीज आई हैं, इनकी जो ड्यूरेशन है बहुत कम हो गई। So what happens is that it takes about 6 months for them to reprice. अब जैसे पिछले जून से अगर हम लोग देखें, 10 जून को पहला कट हुआ था 150 बिप्स का, उसके बाद फिर 100 बिप्स और कट हुआ है। 250 बिप्स का इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर के लिए इनिशियली इन द फर्स्ट 6 मंथ इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। वाई? बिकॉज हमारी जो डिपॉजिट होती है, जो आप अगर बैंक में जाएं, आपको एक डिपॉजिट रेट मिल रहा होता है अगर आप पैसे जमा करवाते हैं वहां पे, वो बैंक की कॉस्ट होती है। तो डिपॉजिट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो, पहले महीने के अंदर जो डिपॉजिट कॉस्ट होगी बैंक की वो कम हो जाएगी, बिकॉज रेट्स हैव टू बी रीप्राइस्ड विद इन अ मंथ अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और जो लोन बुक होती है बैंक की, उसको तकरीबन लगते हैं 6 से 9 महीने के बीच में, डिपेंडिंग ऑन वेरियस बैंक, जिनकी डिफरेंट यील्ड जो ड्यूरेशन होती है। उसके लिए अब ये होता है कि आपकी जो एक्सपेंस साइड है वो कम हो गई है, और जो इनकम साइड है वो 6 महीने बाद कम होएगी। तो आप समझिए, तो ये जो उनका इनिशियल जो मार्जिन होता है ये बढ़ जाता है। तो इनिशियली डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट इज पॉजिटिव फॉर बैंक्स। अब क्या होता है कि प्राइस तो आपने नीचे कर दी, विच इज योर इंटरेस्ट रेट, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी ओवर टाइम जब बैंक अपने डिपॉजिट बढ़ाएगा। सही। तो जब जी 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 सर, जी सर आप कंप्लीट करें। जी
हाँ, बस यही था कि जो सेल्स का फॉर्मूला सिंपल होता है ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। इंटरेस्ट रेट आपकी प्राइस होगी, क्वांटिटी आपके डिपॉजिट्स हो गए, डिपॉजिट ग्रोथ से वो कवर कर लेते हैं अगर प्राइस नीचे भी आती है। इसी तरह अगर आप पिछले 2017 से भी अगर बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, उसके अंदर 1 या 2 साल होंगे जहां पे डिक्लाइन होगा, बट अदरवाइज द बैंकिंग सेक्टर हैज बीन रोबस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जो है ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे इन्वेस्टिंग बैंकिंग जो है, थोड़ा सा इसको भी ब्रीफ कर दें कि क्या होता है और जो है किस तरह से जो है जो उसका जो कैपिटल होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है, और साथ में जो है क्या रेशो होता है इन्वेस्टमेंट का PSX वगैरह में। थोड़ा सा इसका एक जो है एक आप हमें ब्रीफ दें, देन उसके बाद फिर हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके भी सवाल हम लेना शुरू करेंगे। ओके ओके, इसके अंदर दो चीजें हैं, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। एक आपने बात की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, विच इज अ सेपरेट डिवीजन within the banking space. It's a function of the banking. और एक होती है इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। तो ये दो डिस्टिंक्ट अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज बैंक की ट्रेजरी करती है। उसके अंदर कैपिटल, कुछ बैंक के पास कैपिटल मार्केट्स का डिपार्टमेंट होता है, कुछ वो उनकी ट्रेजरीज खुद ही मैनेज कर रही होती हैं। और इसका क्वांटम आई थिंक द बिगर बैंक्स वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं। हर बैंक की रिस्क एपेटाइट सेम नहीं होती। सम बैंक्स बिलीव इन इट, सम बैंक्स डोंट बिलीव इन इट। फॉर इंस्टेंस अगर आप नेशनल बैंक, BOP, MCB की बात करें तो इनकी अच्छी खासी इक्विटी, साइजेबल इक्विटी बुक्स हैं। कुछ बैंक्स हैं, फॉर इंस्टेंस बैंक हबीब, उनकी बहुत छोटी सी बुक है। अस्करी बैंक हैज अ स्मॉल बुक। सो इसको हर बैंक का एक अलग होता है, लेकिन इक्विटीज इन्वेस्टमेंट इज समथिंग एल्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इज कंप्लीटली समथिंग एल्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज एनी कंपनी हु वांट्स टू रेज कैपिटल, तो वो डेट साइड के ऊपर ज्यादा आ जाता है। That's where bank earns some fees, which is in their non-funded income. Obviously, उनकी main earnings का बहुत ही small proportion होता है, but majorly जो इनकी earning होती है वो आपकी investment income और loan book से ही आ रही होती है। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि काइंडली आप लोग मैसेज ना करें। आप लोगों को जो सवाल करना है, जस्ट रेज योर हैंड, और जो है आपके सवाल जो है वो मैं प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगी। और जो है इसके साथ ही सर मुझे ये बताएं कि ये जो है ये बैंक टैक्स शील्ड को कैसे यूज करते हैं, इसमें किस तरीके से मैक्सिमम गेन होता है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। एक दफा प्लीज रिपीट कर देंगे किस हवाले से? सर यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी आपसे बैंक टैक्स शील्ड के हवाले से कि उसको कैसे यूज करते हैं और इसकी मैक्सिमम गेन किस तरीके से जो है लिया जाता है। देखिए, ये टैक्स शील्ड की आपने जो बात की, मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट हेवीली टैक्स्ड सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई शील्ड नहीं है, ऑब्वियसली, बिकॉज इनके गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी है। दे बोथ सपोर्ट ईच अदर इन डिफरेंट वेरियस टाइम्स। तो जब गवर्नमेंट टैक्स करती है इनको, दे हैव टू कंप्लाई। बैंक्स के ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन भी होती है, सुपर टैक्स भी लगता है, जो कि ऑलरेडी 10% के ऊपर पहुंच चुका है। बैंक्स का रेट भी ज्यादा हाई है, 39% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, 10% सुपर टैक्स है, उसके बाद फिर एडिशनल टैक्स लग जाता है। तो रफली इफेक्टिव टैक्स रेट्स देखें बैंक के, तो 50% ऑफ द बैंक्स अर्निंग्स आर गोइंग इन टैक्स पेमेंट्स। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जो है कुछ सवाल है। उमर, आपका सवाल आया है, आप अपना सवाल प्लीज कीजिए। इनकी शायद म्यूट पे है या आवाज नहीं आ रही। जी उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, अब आ रही है। सवाल ये था कि मेरा कोई पोर्टफोलियो महीना 1.5 महीना हो गया स्टॉक पड़ा हूँ कुछ शेयर्स में, वही उन्हीं को अगर आप एनालाइज कर दें तो। जी बताइए। PTCL, FCCL, MLCF और मैपल लीफ है मेरे पास।
देखिए मेपल लीफ और ये मेरा एक्चुअली कवर्ड सेक्टर नहीं है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज है, तो मैं आपको वो आइडेंटिफाई कर देता हूँ। मेपल लीफ और फौजी सीमेंट आर बोथ पार्ट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री, एंड फौजी सीमेंट मोस्ट रिसेंटली जो इनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है, तो इन टर्म्स ऑफ सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनीज नंबर 3 पे आ गए, जिसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड इसके वॉल्यूम्स काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। सीमेंट डिस्पैचेस की बात कर रहा हूँ। बाकी हमारी पाकिस्तान की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली थोड़ी सबड्यूड है राइट नाउ, गिवन कि इतनी इन्फ्लेशन रही है, चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो बजट के अंदर मेजर्स लिए उससे भी थोड़ा सीमेंट और महंगा हो गया, तो डिमांड थोड़ी सबड्यूड लग रही है। बट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव दोनों काफ़ी सॉलिड कंपनीज हैं, मेपल लीफ भी और फौजी सीमेंट भी। इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं एट दीज लेवल्स। पीटीसीएल के ऊपर ज़्यादा नॉलेज मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये मैंने सही तरह देखा भी नहीं और वो नहीं है। और यूनिटी के ऊपर भी मुझे इसके तो हमें नोटिस भी आए हुए हैं कि विलमार की इनकी बाइंग हो रही है, और वो काफ़ी मेजॉरिटी स्टेक लेने वाले हैं जो करंट स्पॉन्सर्स हैं, तो उसकी मद में हो सकता है इसके अंदर प्राइस रैली हम लोग देखें गोइंग फॉरवर्ड व्हेन दिस एक्चुअली स्टार्ट्स मटीरियलाइजिंग। सर ये इस न्यूज़ पे तो ने पहले इम्पैक्ट ले नहीं लिया, या भी ये एक और बार कोई नया नोटिस है? नहीं, ये कंटिन्यू जो पुराने नोटिस आए हैं उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वो आई थिंक कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, अभी भी कुछ शेयर्स बाकी हैं जो उन्होंने लेने हैं। जी सर। अच्छा सर, आप ये म्यूचुअल फंड्स का भी बता दें, उसमें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या मार्केट अभी इनडिसिसिव लग रही है आपको? सर इस पे मैं कमेंट नहीं करूं तो बेहतर हूं, बिकॉज मैं एक ब्रोकरेज हाउस से बिलोंग करता हूं। म्यूचुअल फंड एक डिफरेंट इंडस्ट्री है, वो मैं तो जाहिर सी बात है आपको बोलूँगा कि ब्रोकरेज हाउस का अकाउंट खोलना चाहिए, तो थोड़ा बायसनेस भी आ जाएगी। बट आई थिंक एट द सेम टाइम अभी भी जो फिक्स्ड इनकम का रिटर्न है वो अभी भी हाई है। इक्विटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने मूव किया नहीं है, तो और जो पहले आर्बिट्राज और बेनिफिट्स मिलते थे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो गए। तो आई वुड अज्यूम दैट डायरेक्ट अगर आपको इक्विटी एक्सपोजर चाहिए तो फिर आप डायरेक्ट ही कर लें। जी ठीक है सर, ठीक है। सही। अच्छा सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताएं कि कौन से बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो सही रहेंगे? लोग द बैंकिंग सेक्टर पूरा पाकिस्तान का जो बैंकिंग लिस्टेड बैंकिंग स्पेस है राइट नाउ, अपने हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक जो है इनका, डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट रेंजेस होती हैं। जो टॉप 10 बैंक्स हैं, टॉप 5 बैंक्स हैं, लेट्स से उनका रेंज होता था तकरीबन 1.8 के मल्टीपल पे चलते थे, वो अभी चल रहे होंगे 1.2 या 1.3 के। जो मिड टियर बैंक्स हैं वो तकरीबन 1.2 और 1.5 के बीच में चलते थे, वो चल रहे हैं 0.8 0.9 पे। सो फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव काफ़ी सारे बहुत ही पॉजिटिव हैं। बट इसके अब बैंकिंग विद इन द बैंकिंग स्पेस ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। फॉर इंस्टेंस मीज़ान बैंक है विच हैज़ ग्रोन फिनोमिनली, अभी भी हमारा टॉप पिक है। वी फील दैट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू HBL इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। और जिस तरह हमने मीज़ान बैंक का इस्लामिक बैंकिंग की स्पेस में इंक्रीज देखा था, अब हमें लगता है कि फैसल बैंक जब से ये इस्लामिक में कन्वर्ट हुआ है, हमें लगता है कि ये गोइंग फॉरवर्ड मीज़ान को फॉलो कर सकता है उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में। तो ये 3 या 4 बैंक्स हैं जिनको फोकस में रखना चाहिए आपको। सही। अच्छा सर, कुछ जो बैंक्स हैं जैसे मीज़ान है, UBL है, HBL है, ये जो है काफ़ी जो है हाईली फेवरेट होते हैं इन्वेस्टर्स के। और इसी तरीके से अगर हम देखें इन बैंक्स को, जैसे BOP हो गया, सिल बैंक हो गया, समिट हो गया, ये जो है थोड़ा सा इनको लाइक पैनी स्टॉक्स में इनको वो किया जाता है। तो ये क्या वजह है कि वो बैंक्स इतने ज़्यादा हाईली फेवरेट में आते हैं और इन बैंक्स को इतना ज़्यादा वो नहीं होता? थोड़ा सा इसके हवाले से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, फ्रॉम अ फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ,
जो HBL मीज़ान ये हैं, इनके एक अलग है, इनकी एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मे बी जो दूसरे समिट और सिल्क हैं, उनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी वीक है, जिसकी वजह से इनकी प्रोविजन चार्ज जो क्रेडिट अलाउंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक BOP शुरू के अंदर इसी कैटेगरी में आता था, बट इन द रीसेंट पास्ट एंड change in leadership, I think the bank has turned around and they are trying to fix it. And obviously थोड़ा सा ये भी एलिमेंट होता है कि इसके अंदर politicized भी हुआ था, given that it's associated with the government of Punjab, what kind of rates they are offering. तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इसकी वजह से और जिस तरह दूसरे बैंक्स ग्रो कर रहे हैं, ये छोटे बैंक्स उस तरह ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली अगर तो इनकी परफॉर्मेंस कुछ क्वार्टर्स में इम्प्रूव होती है, तो फिर हमें लगता है कि इनको भी वॉच लिस्ट में डाल देना चाहिए। सही। सर, इस वक्त आने वाले टाइम में इस वक्त बैंकिंग सेक्टर को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि जब तक अभी पहले तो बैंकिंग जो सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास थी। अभी आने वाले टाइम में जिस तरीके से बतदरीज ये एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले वक्त में मज़ीद कम होगा और शायद 14% तक भी जा सकता है, तो इसमें आपको ऐसे क्या लगता है कि ये बैंकिंग सेक्टर किस तरह से रहेगा, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन, एंड आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये 14% तक ये लोग फोरसी कर रहे हैं। इवन द स्टेट बैंक ने बोला है गोइंग फॉरवर्ड इफ सिचुएशन इम्प्रूव्स दे विल कंटिन्यू ऑन द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट ट्रेंड। हमारी इन्फ्लेशन भी काफ़ी नीचे आ गई है। बैंक्स देखिए आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान इकोसिस्टम। इकोनॉमिक जो सेटअप है हमारा, उसके इंटीग्रल कॉग हैं, इसके बगैर काम चल नहीं सकता। सो मे बी दिस ईयर टैक्स ज़्यादा है, हो सकता है अगले साल टैक्स थोड़ा कम हो जाए, कहीं किसी और एस्पेक्ट में लीवे मिल जाए, हो सकता है ADR टैक्स जिसके ऊपर अभी भी क्लैरिटी नहीं है वो हट जाए। तो और दूसरी चीज़ डिपॉजिट ग्रोथ, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, बैंक्स अपने डिपॉजिट ग्रोथ पे फोकस करेंगे, वहाँ से अर्निंग अपनी पूरी कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्निंग्स के अंदर डिक्लाइन आ जाएगा, इवन इन द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। थोड़ा सा टाइम लैग होता है, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज हो जाती है। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं, आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर सर ये मुझे बताएं कि कौन से बैंक्स हैं जो इस वक्त आने वाले टाइम में मर्जर हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, जैसे आपने सिंध बैंक मेंशन किया है, इट हैज़ बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द एसेट क्वालिटी फ्रंट। सबको पता है उसका थोड़ा सा इन्फेक्शन रेशियो दूसरे बैंक से थोड़ा हायर ऑन द हायर साइड है, बट एट द सेम टाइम दे प्रॉब्ली हैव वन ऑफ द बेस्ट कंज्यूमर डिविजन्स, एंड जितने भी बड़े बैंक्स हैं, दे आर हु वांट टू ग्रो, आइदर यू कैन गो ऑर्गेनिकली और यू कैन बाय समवन आउट। तो हमने 2-3 नोटिस भी देखे हैं जो कि कुछ बैंक्स हैं जो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं उसके ऊपर, बट ओनली फॉर अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, दे डोंट वांट द होल बैंक। तो उसको यही एक है जिसके अंदर थोड़ी और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आप देख सकते हैं, बट इन द नियर टर्म मुझे लगता नहीं है कि ये अभी मटीरियलाइज होगा। आई थिंक उस पर क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, कुछ अश्योरेंसेस चाहिए होंगी स्पॉन्सर्स वगैरह से, जिसकी मत के बाद हो सकता है कि बैंक्स अपना डिसीजन कंसिडर करें। सही। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि कौन से बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे पॉलिसीज और रिजर्व के हवाले से, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। पॉलिसीज और देखिए, जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स की जो बात करी है, फॉरेन रिजर्व्स की, बैंक्स डिपेंडेंट नहीं होते, बैंक्स होल्ड करते हैं, उनके पास फॉरेन करेंसी होती है, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द टोटल रिजर्व्स। एक स्टेट बैंक के रिजर्व्स होते हैं, एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो डॉलर्स होते हैं, एक वो होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंस नहीं है उसके ऊपर, बट वो एक सपोर्ट ऑन द रेगुलेटरी फ्रंट है। सही। अच्छा सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से बैंक को सबसे ज्यादा मिलता है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं।
अब देखें, फॉर इंस्टेंस कुछ ये डिपेंड करता है, हाईली डिपेंडेंट ऑन द बैंक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब तो देखें, जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स 22% पे थे, दैट्स योर रिस्क फ्री रेट, तो आपका जो 20% से ऊपर तो वैसे ही आपको गवर्नमेंट पेपर पे मिल रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इज अ रिटर्न दैट यू कैरिंग यू गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। तो वो तो बहुत ही हाई था। इसके बाद देखिए कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने, फॉर इंस्टेंस यूबीएल बैंक है जिसने अपने थोड़ी बोरोइंग ज्यादा करके गवर्नमेंट पेपर के अंदर लगाया था, एंड व्हेन द इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, तो उनका जो कैरी ट्रेड था वो थोड़ा पॉजिटिव के अंदर आ गया, एंड दे गेन्ड हैंडसमली फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। हर बैंक की अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कुछ बैंक हमने पहले भी मेंशन किया प्रोग्राम के अंदर, जैसे इक्विटीज के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अब आपको पता है कि जुलाई से लेके अब तक इक्विटीज के अंदर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रही है, अब प्लस 70% रिटर्न रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो वो ज्यादा होगी। इसके अलावा जो हमारे इस्लामिक बैंक्स हैं, अगर ओवरऑल बैंक का आप आरओई पूछ रही हैं तो वो इस्लामिक बैंक्स का सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली उस पर मिनिमम डिपॉजिट रेट लागू नहीं होता, दे कैन चार्ज लोअर रेट्स एंड हैव अ हायर स्प्रेड ऑन देयर डिपॉजिट्स। नहीं, अच्छा सर, ये जो पीईजी रेशो होता है और फॉरवर्ड पीईजी रेशो होता है, थोड़ा सा इस टर्म के बारे में बताएं कि ये बैंकिंग सेक्टर में ये जो है ये कैसे काम करता है, जैसे मुख्तलिफ बैंक्स के होते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, जो पेग रेशियो है, ये बैंक्स पे असूलन मेरे ख्याल से तो अप्लाई करना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी आपसे अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्राइस टू बुक जो बैंक की इक्विटी होती है, जो बैंक की बुक वैल्यू होती है, बैंक को उस पर वैल्यू करना चाहिए, बिकॉज दैट इज मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ द बैंक ऑपरेट्स। प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट एवरीथिंग। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको वॉच करने चाहिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन आई थिंक जनरली द नॉर्म इन पाकिस्तान राइट नाउ इज द जस्टिफाइड प्राइस टू बुक मेथड, जिसके अंदर आप थोड़ी अर्निंग और जो इनकी इक्विटी होती है वो दोनों इंक्लूड कर देते हैं। इसलिए प्राइस टू बुक में अगर किसी को बैंक देखने हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको प्राइस टू बुक रेशियो पे देखने चाहिए। सही। अच्छा सर, बैंक इस्लामी काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर देखा जाए जितनी जो है जितनी भी बार जो है बैंक्स है, एचबीएल है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन दूसरे जो बैंक्स थे जैसे एमसीबी हो गया, यूबीएल हो गया, वहां तक नहीं हम मतलब इतनी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो उसकी क्या वजह थी, क्या थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, although Bank Islami is in the same board as your other Islamic banks such as Mizan and Faisal, and at some levels it is outperforming them, but I think over the time period इन तीनों बैंक्स के अंदर जो अगर मुझसे फर्क पूछें तो मैं तो बोलूँगा मैनेजमेंट ड्रिवन होता है ये। आप मीज़ान की मैनेजमेंट से मिलें, उनकी जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस होते हैं वो अटेंड करें, देयर इज अ डिफरेंट फील दैट यू गेट, द ड्रिवन पीपल, एंड आई थिंक दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर राइट नाउ बिटवीन द परफॉर्मेंस। सही। अच्छा सर, रिजल्ट सीजन में बहुत सी कंपनीज के भी जो है रिजल्ट आने वाले भी हैं, जैसे जुलाई में भी और अभी अगस्त भी रिजल्ट ही सीजन है, तो जो है इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि किसकी जो है रिजल्ट्स जो है इस वक्त अच्छे आ सकते हैं, और किन बैंक्स को आप ये समझते हैं? देखिए, अभी मेरे ख्याल से कुछ बैंक्स के रिजल्ट आए हैं, यूबीएल का रिजल्ट आ गया है आज के ही दिन में, मेरे ख्याल से बैंक अल हबीब का, एमसीबी का, दोनों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और सॉलिड आए हैं। बैंकिंग सेक्टर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आएगा, तो वो मुझे लग नहीं रहा है कि वो अभी मटेरियलाइज होएगा। मेरे ख्याल से क्वार्टरली रिजल्ट्स आर वेरी सॉलिड, dividend payouts are very solid, and I think this should translate into better price performance on the market as well going forward. अच्छा सर, बैंकिंग सेक्टर में ये बताएं कि अभी जो आने वाले टाइम में क्या स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को रखनी चाहिए इस वक्त, क्या इस वक्त आपको लगता है कि कैसा ये आगे दिखेगा, और आगे क्या परफॉर्मेंस रहेगी, और क्या स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को रखनी चाहिए?
देखिए अब जैसे मैं वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, हम लोग प्राइस टू बुक जो वैल्यूएशन मैं आपको बता रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड, अभी भी हमारे जितने भी एज अ सेक्टर वी आर एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड राइट नाउ। बहुत जगह है फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, एंड गोइंग फॉरवर्ड Q3 Q4 विल बोथ बी वेरी गुड फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको प्राइस परफॉर्मेंस भी नजर आएगी। जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो कि हम लोग ग्रोथ बहुत सारी चीज़ें को मद्देनजर रखते हैं, मीज़ान बैंक हो गया, बैंक अल फलाह हो गया, UBL, HBL, ब्लू चिप बैंक जिसे बोलते हैं, आप इन पे फोकस करेंगे, फैसल बैंक, इन 4 या 5 बैंक्स पे फोकस करेंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी इन द मार्केट। सही। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। और जो है यहाँ पर हमारे साथ जो जितने भी पार्टिसिपेंट थे, आपके कोई सवाल अगर हैं तो आप अभी भी जो है पूछ सकते हैं। जी उमैर, आपको कोई सवाल करना है? Yes, ma'am. I have a question. जी। सिनर्जी और PIBTL का बता दें, 50% लॉस में चल रहे हैं दोनों इस वक्त। बाइंग महंगी है सिनर्जी और PIBTL का। सर ये अगेन बैंकिंग सेक्टर से पर्टेन नहीं करते, लेकिन PIBTL बोला और आपने दूसरा कौन सा बोला? सिनर्जी। सर दोनों स्टॉक्स जो हैं एक ज़माने में बहुत वाइडली ट्रेडेड होते थे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी इसके अंदर, बट इन द रिसेंट मुझे इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है दोनों के ऊपर कि क्या हुआ है। बट और ना मुझे लगता है कि ये प्राइस परफॉर्मेंस इनकी नियर टर्म नज़र आ रही है, तो मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है दोनों के ऊपर। सही। बिल्कुल। और इस टॉपिक के हवाले से रिक्वेस्ट आई थी, टॉपिक आप ऑलरेडी जो है वो बता चुके हैं। और नाजरीन बिल्कुल, और सर इसके अलावा कोई खास मैसेज जो आप इन्वेस्टर्स को देना चाहें? आई थिंक अभी तक कुछ लोगों के जो सवालात मैंने देखे हैं, वो ऐसे लगता है कि बस जो हेर से होता है, कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, कोई एक बंदे ने बोल दिया, ऐसे लग रहा है कि उसकी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होगी। आई थिंक देयर ऑल एजुकेटेड पीपल ओवर हियर। अब तो रिसोर्सेज लाइक लिंक्डइन, यूट्यूब, यू गेट सो मच मटेरियल इन स्टडीइंग अ स्टॉक बिफोर इन्वेस्टिंग इट। मेरे ख्याल से थोड़ा अपने इन्वेस्टिंग ब्रेन को थोड़ा खोल के फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका और आपके वक्त का। और नाजरीन यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही नाजरीन आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बैंक के बारे में अगर आप कुछ बता सकें प्लीज। नेशनल बैंक। जी अनीस साहब। जी जी जी। हाँ, नेशनल बैंक जो है वो पेंशनर्स को सबको क्लियर किया है आज, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो शायद पे आउट में शेयर होल्डर्स को देगा। तो इसकी कोई अपडेट हो तो प्लीज जज़ाकल्लाह। सर पिछले 3 या 4 साल से मेरे, बल्कि आई थिंक ज़्यादा टाइम हो गया, नेशनल बैंक ने डिविडेंड नहीं दिया है। डिविडेंड इसलिए नहीं दिया था उन्होंने बिकॉज वो पेंशन लायबिलिटी खड़ी हुई थी। अब वो मेरे ख्याल से उस पर डिसीजन भी आ गया है, और मेरे ख्याल से अभी मैं क्लियर नहीं हूँ इसके ऊपर कि उन्होंने वो पे ऑफ कर दिया है या नहीं कर दिया, बट अब जो है उनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी खुल गई है एंड इट इज़। और हमने वो प्राइस परफॉर्मेंस में भी देखा है, आई थिंक कोई 26-27 रुपये पे ट्रेड करा था, अभी आई थिंक 40 रुपये के ऊपर है। तो ये हमने प्राइस में भी देखा है उसके। एक दफ़ा ये अगर डिविडेंड अनाउंस कर देता है, जो कि यूजली साल के एंड पे करता था हिस्टोरिकली, अगर तो दिसंबर में ये अनाउंस कर देते हैं डिविडेंड, तो मेरे ख्याल से आप पॉसिबली सॉलिड प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे इसके अंदर। हाँ, क्योंकि 8 तारीख कोर्ट ने इसको दी थी, कल 8 तारीख है, तो इनके पेंशनर्स का जो है वो आया था कि शायद कोई मामला इनके सेटल हुए हैं। सर अब इस पे और तो हो सकता है आपके पास कोई दूसरी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन हमारे पास तो अभी लिमिटेड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू सर। हबीब बैंक के बारे में अगर कोई कुछ आप इन्फो दे सके। सर हमारे नज़र में सिवियरली अंडर वैल्यूड है एंड वी हैव अ बाय कॉल ऑन इट। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया आप लोग सबका, और जो है बिलखुसूस हमारे गेस्ट फवाद सर, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर।